हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज 10 प्रश्न और उससे रिलेटेड 10 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आखिर 10 प्रश्न का कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशन है, यानी कि हर एक प्रश्न में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उन छात्रों को हम बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं जिसका एग्जाम आज से एलडीसी का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। यानी कि आज से जो छात्र एलडीसी का एग्जाम देंगे एकदम फोड़ के आना है, दंदना के आ जाना है। थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, प्रश्न आए तो अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं लेना है, बस दिमाग में ये रहना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत बढ़िया करके आइएगा, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत किए होंगे तो उसका परिणाम जल्दी ही मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। तो इस बात को भूलना नहीं है, क्योंकि आपके मेहनत से ही आपका है। तो आज से जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि आज 12 तारीख का जितना भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का एग्ज़ाम होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे, यानी 13 तारीख को डिस्कस करेंगे। उसी दिन डिस्कस करने से क्या हो जाता है कि क्वेश्चन सही मात्रा में आ नहीं पाता है, जिसके कारण से डिस्कस नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन का कलेक्शन आज हम करेंगे और कल 13 तारीख से डिस्कस करेंगे, और उसी तरीक़े से जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम उसके अल्टरनेट यानी अगले दिन कर करके डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली। सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग समझते हैं। थॉरोली का मतलब होता है केयरफुल्ली के सेंस में कह सकते हैं, यानी कि सावधानी पूर्वक का जो मतलब होता है। यानी कि आई एंड ही यानी कि मैं और वह लेसन को बहुत ही सावधानी से पढ़ चुके हैं, प्रिपेयर कर लिए, तैयारी कर लिए। यहाँ प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि प्रोनाउन का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए उससे रिलेशन है, समझने का प्रयास करिएगा। आपका पर्सन होता है 3 प्रकार का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और एक होता है 2, 3। यहां पर समझने का आप लोग को प्रयास ये करना है, यहां पर समझने का प्रयास ये करना है आपको कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जब भी बैठाना हो ना, तो इसमें कोई चीज हेरफेर नहीं होता। यानी पहले सेकेंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा। बस आपको फर्स्ट को बैठाने में थोड़ा सा समस्या होता है। और समस्या क्या होगा, मान के चलिए अगर फर्स्ट को आप आगे बैठाते हैं तो ये वाक्य का सेंटेंस निकलना चाहिए बैड सेंस होना चाहिए। अगर गुड सेंस निकलेगा तो अपने आप को पीछे रखना है। अभी कहानी को ये समझिए, मान के चलिए वाक्य में फर्स्ट पर्सन भी दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन है, तो किसको पहले किसको बाद में बैठाएंगे तो उसको समझना है। अगर वाक्य में बढ़िया काम हो रहा है, यानी निगेटिव वाला, कोई के मारने पीटने वाला बात नहीं हो रहा है, तो अपने आप को पीछे रखना है, यानी सबसे अंत में, और दूसरा को आगे रखना है। और जब आप गलत काम करिएगा तो अपने आप को आगे रखिए, बाकी सबको पीछे रखिए। यही महान बनने का कारण होता है। जैसे आप लोग धोनी वगैरह का इंटरव्यू पढ़ते होंगे, अगर मैच हार जाता है तो कहता है कि हमरा वजह से हारा, इसका जिम्मेदार हम हैं। मगर जब जीतता है तो कहता है टीम का एफर्ट था। तो यही कॉन्सेप्ट था, यानी कि जब अगर गुड कॉन्सेप्ट हो तो अपने आप को पीछे, बैड हो तो अपने आप को आगे। तो यहाँ प्लेसमेंट उल्टा कर दीजिए आप, प्रिपेयर्ड, लेसन को बढ़िया से पढ़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आप को पीछे, यानी कि यहाँ होना चाहिए ही एंड आई। ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी पूरा तरीका से क्लियर हो गया। तो देखिए वो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ 2 सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर डमस। यहाँ पार्ट ए में एरर है, यानी कि यहाँ पर ए नहीं एन होना था। अब किस कारण से एन होगा वो समझिएगा। सबसे पहले समझना है ए और एन का प्रयोग होता कहाँ है। तो ए और एन का प्रयोग एक के सेंस में होता है। अगर कोई चीज ए है तो उसके साथ आप प्रयोग करते हैं एक, ए या एन। अब यहाँ पर समझना है कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जिसका साउंड अ से रिलेशन में आएगा, अ आ ई ए आई ओ औ अंग अ तक आएगा, तो आप उसके साथ प्रयोग करिएगा एन।
और जेकर साउंड क ख ग घ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी क ख ग घ से स्टार्ट होगा, तो उसके साथ कहते हैं आप लोग ए का प्रयोग। इसको कहते हैं एन वाला को वॉवेल कहते हैं और इसको कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वॉवेल होता है 5 गो ए ई आई ओ यू, तो इसके साथ आप एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ ए का, जो कि सरासर गलत है। साउंड देखिएगा कि इसके बाद इंटरेस्टिंग, तो साउंड हो रहा है इन से, ई से साउंड हो रहा है, और जब अ आ ई ए आई अंग ओ अंग अ तक आएगा तब उसके साथ ए नहीं एन का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा साउंड को एक बार मन से पढ़ लेना है, साउंड को तब पहचानना है। ए एन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरे आर्टिकल चैप्टर में कंफ्यूजन नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। अब कहानी समझिएगा, यहाँ गलती फ्यू का था, फ्यू और लिटिल का प्रयोग होता कहाँ पर है? एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है, यानी कि कॉन्सेप्ट है। फ्यू जनरली आप काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अगर कोई चीज गिन सकते हैं तो उसके साथ प्रयोग करना है फ्यू, और कोई चीज को नहीं गिन सकते हैं, यानी कोई ऐसा चीज होगा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसके साथ प्रयोग करते हैं लिटिल का। अब कहानी समझना है कि फ्यू में होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है, 3 गो चीज होता है। उसी तरीका से लिटिल में हो गया कि लिटिल में हो जाएगा आपका सीधे से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसका प्रयोग आप करिएगा कहाँ, सो समझिएगा। लिटिल, ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इसीलिए एक साथ लिखकर समझा दे रहे हैं। फ्यू और लिटिल का प्रयोग वहां करिएगा जहां कोई चीज न के बराबर में होगा। अगर कोई चीज 9 के बराबर में है तब या तो फ्यू का प्रयोग करिए या लिटिल का प्रयोग करिए। मगर अगर 9 से तनका ज्यादा, माने कि 5% 10% का बात होगा, माने कुछ, फ्यू आपका एकदम 0 के बराबर सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। अ फ्यू कुछ का बात करेगा, यानी कि कुछ होगा 10%, 20%, 5%, तो उसके लिए अ फ्यू। और द फ्यू का प्रयोग करते हैं, उसी को अगर खास बनाना हो तो द फ्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बोला कि तुम लोग को जो पेशेंट है उसको कुछ दिन लगेगा रिकवर होने में, तो यहाँ पर 9 के बराबर दिन नहीं लगेगा, कुछ लगेगा। और जब कुछ का बात होगा तब फ्यू ना बहू हो जाएगा, यहाँ पर अ फ्यू का प्रयोग करिएगा, क्योंकि फ्यू आपका निगेटिव 9 के बराबर का सेंस देता है, और अ फ्यू कुछ दिन, तो कुछ के सेंस में आपको तो प्रयोग करना ही होगा अ फ्यू। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, बीइंग अ वेल नो साइंटिस्ट ही वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है अच्छा साइंटिस्ट होने के नाते उसको इनवाइट किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एगो डिलीवर, यानी कि लेक्चर देने के सेंस में। यहाँ इधर पार्ट नंबर ए में है, यहाँ नो नहीं होना चाहिए था, नून। काहे की बात को समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम मैथ मस्ती ऑफिशियल चैनल पर वर्ब का एक चैप्टर था, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, उसमें हम बहुत ही खूबसूरती से समझाए हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो वहां से भी आप लोग जाकर क्लियर कर लीजिएगा, वहां भी क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, जब कभी भी आपको वर्ब को एडजेक्टिव बनाना हो ना बबू, दुनिया का कोई भी वर्ब है अगर उसको एडजेक्टिव बनाना हो तो कर वर्ब का तीसरा रूप कर दीजिए, यानी कि दुनिया का कोई भी वर्ब है अगर वो तीसरा रूप करते हैं तो वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था बीइंग अ वेल नो, नहीं बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव का काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल में समझने के लिए मैथ मस्ती ऑफिशियल पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज एंड सेपरेट कंपार्टमेंट। यहां समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले समझना है सेल्डम इफ एवर का मतलब क्या होता है। जब कभी भी आपका शुरुआत सेल्डम इफ एवर
या फिर सेल्डम और नेवर से स्टार्ट हो तो इसके बाद आप इन्वर्जन का फॉर्मूला का प्रयोग करते थे, जैसे कि नो सूनर के साथ करते थे। नो सूनर के बाद आप लिखते थे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। इसी को कहा जाता था इन्वर्जन। और इन्वर्जन में याद रखिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाता है तो उसी को कहते हैं इन्वर्जन। सेल्डम इफ एवर का मतलब और सेल्डम और इस तीनों का मीनिंग समझिएगा। एक और लिख देते हैं सेल्डम या हार्डली, इसका मीनिंग लगभग सेम होता है, जबकि नो सूनर देन का मीनिंग अलग होता है। यहाँ पर समझना ये है कि सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कि शायद ही, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई के साथ। तो इसका मीनिंग होगा बहुत मुश्किल से नेचर ऑपरेट करता है बंद और अलग कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पर इस पार्ट में होना चाहिए था एरर, यानी कि होना चाहिए था डज नेचर ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन का फॉर्मूला होना चाहिए। सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर, नो सूनर देन में आप प्रयोग करते हैं इन्वर्जन, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। ऑप्शन नंबर था बी, और इसमें ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट। ये क्वेश्चन यानी ये प्रश्न क्वेश्चन टैग से लिया गया है, बहुत ही खूबसूरती से। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी सेंटेंस का अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो दो बात याद रखिएगा, या तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, कभी भी मेन वर्ब नहीं लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग का हम फॉर्मूला बता देते हैं। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, अगर वाक्य निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यही क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला होता है। अगर वाक्य पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अंत में लिखना क्या है क्वेश्चन टैग में, तो एगो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा छोटा वाला रूप लिखा जाता है, छोटा वाला रूप लिखना, यानी कि जिसको किताब के भाषा में कहते होंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि मिला हुआ रूप। यानी कि इज और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना, उन दोनों को साथ में कंबाइन करके लिखना है। तो इसका आंसर होना चाहिए द कलेक्टर विजिट द ऑफिस रेगुलरली। यहाँ चेक करिएगा, क्या कहीं क्वेश्चन में इज लगैले है? जब क्वेश्चन में इजे नहीं है तो उसका क्वेश्चन टैग में इज कहां से आ गया? हेल्पिंग वर्ब लेना है। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एको हेल्पिंग वर्ब ना होता, मगर आपको पता है कि उसका हेल्पिंग वर्ब या तो डू होगा या डज होगा। तो यहां पर होना चाहिए था डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब आएगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब लिखना या तो डू या डज। अब चेक करो बगो कि वाक्य पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली पॉजिटिव है, कहीं भी नॉट वाला सेंस नहीं आ रहा, पॉजिटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव यानी कि नॉट लगा देंगे, डजंट। द कलेक्टर के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग कर देंगे। यही आपका आंसर था। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, एग्जाम में कितना भी फंसा है आपसे दिक्कत नहीं होगा। ये भी बहुत ही खूबसूरती से डिस्कस हो गया। तो देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एट लास्ट ही मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में इधर मैरिड से था, यानी एगो मैरिड का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। मैरिड के साथ विथ आएगा कि प्रीपोजिशन क्या आएगा, यहाँ आई के बाद समझा देंगे तो समझ में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, मैरिड के साथ जनरली किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। विथ का प्रयोग तो और कभी जीवन में नहीं हो सकता है, कोई दूसरा भी आएगा, समझिएगा। अगर मैरिड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें कोई प्रीपोजिशन किसी भी सूरत में नहीं आएगा। मगर यही मैरिड से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यहाँ आएगा और यहाँ न आएगा। अगर मैरिड से पहले हेल्पिंग वर्ब न आया तो उसमें कोई प्रीपोजिशन न होगा। अगर मैरिड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग
करते हैं, याद रखिएगा। कब? जब हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसी को यहाँ कहते हैं पैसिव में होगा, आई होगा एक्टिव में। क्योंकि अगर बी का फॉर्म लग जाए, यानी कि जनरली ये हेल्पिंग वर्ब होता है बी का फॉर्म। बी का फॉर्म हम बता चुके हैं 8 को होता है। इज लिख भी देते हैं, बी का फॉर्म 8, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और लास्ट होता है बीइंग। ये 8 में से कोई एगो रहेगा और उसके बाद मैरिड रहेगा तो समझना है वो पैसिव हो जाता है, और वहां पर टू का। आप लोग को मन में होगा कि सर राधा, जैसे राम मैरिड विथ राधा, याद रखिएगा लड़का लड़की से विवाह करे चाहे लड़की लड़का से विवाह करे, ब्याह हमेशा लड़का लड़की का ही होता है, कुत्ता बिलाई के ब्याह नहीं होता है। तो लड़का और लड़की का ब्याह होता है। हालांकि अब हमारा कानून यानी भारत के कानून में लड़का लड़का का भी विवाह पॉसिबल है, तो गलतफहमी अब पालना छोड़ दीजिए, मगर कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि मैरिड से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो प्रीपोजिशन विथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर वही मैरिड से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो टू। यहाँ तो अब चेक कर लीजिए, क्या मैरिड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो कहिएगा नहीं सर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो फिर इसके बाद विथ कहे देले है, विथ हटाओ ना। देखो कौन पार्ट में विथ हटाइले है, तो ए पार्ट में तुम्हारा विथ हटाए हुए है, इसमें से विथ हटा दो, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। तो ये मैरिड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, माने बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्लियर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। यहाँ समझने का प्रयास करना है पहले कि एडिक्टेड टू का मतलब होता क्या है, एडिक्टेड टू का मतलब होता क्या है। तो ध्यान रखना बहु, एडिक्टेड टू का मतलब होता है कि कोई चीज से लत लग जाना, और लत हमेशा गलत चीज का लगता है, सही चीज का कभी लत नहीं लग सकता, सही चीज का जुनून होता है। तभी तो कहता है कि पढ़ने का जुनून, क्योंकि पढ़ना सही चीज है, और शराब दारू तारी पिएगा तो लत हो गया, गलत चीज होगा। और जब गलत चीज होगा तो इसके बाद जनरली आप V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं, न कि V1 का। एडिक्टेड टू के बाद जनरली नहीं 100% ओकरा बाद V1 प्लस ING आएगा, V1 नहीं आएगा। यूज्ड टू के साथ, यूज्ड टू हो या ऑट टू हो, इसके साथ आप V1 का प्रयोग करते हैं, न कि V1 प्लस ING। मगर एडिक्टेड टू के बाद V1 प्लस ING। तो यहाँ तो पहले एडिक्टेड टू एगो फ्रेज बनाता है, तो इसके बाद हमको चाहिए था V1 प्लस ING। अब चेक कर लीजिए एडिक्टेड टू के बाद किस में ऑप्शन है। तो पहली ही ऑप्शन में लिखा हुआ एडिक्टेड टू और बाद स्मोकिंग, तो पहली ही मिल गया। यूज्ड टू स्मोक, तो यूज्ड टू का कोई सेंस निकल नहीं रहा है, यहाँ तो एडिक्टेड टू में पकड़ना था इधर, और बाद एडिक्टेड ऑफ, तो ये होगा नहीं, एडिक्टेड विथ, क्योंकि एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू ही आता है, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो ये भी कहानी समझ में आ गया होगा। वो अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, यानी कि इंप्रूव हो सकता है कि नहीं, वो टाइप का क्वेश्चन है। पहले लिखा हुआ है आई हैड ब्रैकेट नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय, फिर बंद कर दिया है गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम हिंट्स। यहाँ समझिएगा ई पार्ट में आपको एरर ढूंढना है, यानी यह पार्ट में गलती हो सकता है, दूसरा पार्ट और ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ कहानी याद रखना है वो चीज, नॉट ओनली या बट ऑल्सो। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन होता है बट ऑल्सो और एंड, ये दोनों हमेशा सेम चीज को जोड़ता है, सेम थिंग्स को जोड़ेगा, यानी ये अलग अलग चीज को नहीं जोड़ सकता है, सेम चीज को जोड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, नॉट ओनली बट और कंजंक्शन चैप्टर का होता है, बहुत आसान। देखिएगा आगे लिखा हुआ है बट ऑल्सो के बाद विथ, यानी कि बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। तो अब हम चेक कर लेंगे कि नॉट ओनली के बाद प्रेपोजिशन कहाँ आया है। तो देखिएगा नॉट ओनली यहाँ कर दिया है वर्ब, यानी कि हेल्प्ड, तो ये तो गलती है ही है, तो इंप्रूवमेंट तो है ही है, ई पार्ट तो तुम्हारा हट ही गया। अब देखिएगा नॉट ओनली हेल्प्ड,
यहाँ भी नॉट ओनली के बाद वर्ब दे दिया है, जबकि बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन है, जबकि नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम चीज को जोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, तो यहाँ नॉट ओनली के बाद बाय लगा हुआ है यानी कि प्रेपोजिशन है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन ऑप्शन चेक करते हैं, हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर बाय। अब देखिएगा नॉट ओनली के बाद टू हर लगा दिया है जो कि फालतू है, क्वेश्चन में था नहीं, अपना मन से लिख दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो एक के गो ऑप्शन बचा, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, यानी कि लिखा हुआ है I had helped her not only by giving hints but also with providing him hints। मैं उसकी not only और but also का मतलब होता है न तो ये मगर वो भी, इसके अलावा भी वो के सेंस में not only but also का प्रयोग होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, if I am the PM I would ban all the procession। सबसे पहले वो वर्ड सीख लीजिएगा, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, और जुलूस मतलब जानवे करते हैं कि भीड़ वगैरह जब चलता है किसी के पीछे तो जुलूस होता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सारे जुलूस को बंद करवा देता। इमेजिनरी, याद रखना है कॉन्सेप्ट ये है, जब भी कोई इमेजिनरी सेंटेंस होगा यानी कि काल्पनिक वाक्य होगा, तो उस काल्पनिक वाक्य के लिए चाहे सब्जेक्ट कैसा हो हमेशा प्रयोग होता है वर, यानी कि WERE। अगर हम प्रधानमंत्री होते, अभी आप प्रधानमंत्री है नहीं, तो इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है कि हम होते हैं नहीं, और इमेजिनरी एवं काल्पनिक का मतलब होता है नकली, हकीकत से उसका वास्ता नहीं होता है। जब भी काल्पनिक टाइप का वाक्य हो तो उसमें हमेशा वर प्रयोग करिएगा। इफ आई एम नहीं, इफ आई वर का प्रयोग करिएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो तो यहाँ एम नहीं वर होना चाहिए था। अगर आई के जगह ही भी रहता, सी भी रहता, यू भी रहता, कुछ भी रहता, ही सी कुछ भी कोई सब्जेक्ट रहता, राम रहीम करीम कुछ भी, तो उसके साथ प्रयोग होता वर। काहे कि यह इमेजिनरी, इमेजिनेशन का बात हो रहा है, और जब बात इमेजिनेशन का होगा तो वर का प्रयोग करिएगा। तो ये भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया होगा। आज से जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें एकदम फोड़ कर आइएगा, आप लोग क्राम क्रीम कर देना है, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। और कुछ कमेंट यानी कि हम पढ़े थे, सोचे उसका जवाब दे देते हैं इस वीडियो में। तो पहला कमेंट जो हमको बहुत फेमस लगा वो ये, यानी कि बहुत बार रिपीटेड, कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से लिख रहे हैं। तो आप 360 करके उसको देख लीजिएगा, यानी कि जो YouTube के साइड में जो लिखा हुआ रहता है पावर 140, 240, 360, 480, उसमें से 360 करके देखिएगा, क्योंकि जब वीडियो एडिट होता है तो पूरा चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें क्वालिटी कम और बेसी हो जाता है। तो आप 360 करके देखिए, कभी कोई परेशानी नहीं आया होगा और ना आएगा। तो कमेंट इस बात के लिए नहीं किया करिएगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा सबसे, और थोड़ा देर इंतजार करिएगा, क्योंकि नेट हो सकता है स्लो भी चलेगा, फास्ट चलेगा। जैसे ही नेटवर्क में आ जाएगा तो वो सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। तो एग्जाम दीजिए, मस्त रहिए, और कल से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।